हेलो दोस्तों, द त्रिशूल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हों। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत 2001 के पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न 2001 में नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पूछे गए थे तथा उनका सही आंसर कौन सा है। तो इस तरह से यह क्लास आप सभी लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। अतः आप सभी इसको अवश्य ही पढ़ें और पूरे वीडियो को अवश्य देखें। प्रश्न नंबर 1 है कि राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए है सुकरात, बी है अरस्तु, सी है चाणक्य और डी है कार्ल मार्क्स। तो राजनीति विज्ञान का जो पिता है वह अरस्तु को माना जाता है। इसके बाद से आप प्रश्न नंबर 2 है नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। ऑप्शन नंबर ए नागरिकता, बी है पंचायती राज, तीसरा है राज्य और चौथा है नगर निगम। तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय नागरिकता होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था। ऑप्शन नंबर ए है लेनिन, दूसरा है बेंथम, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है JS मिल। तो इस प्रकार इसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अर्थात कल्याणकारी राज्य का जो समर्थन करने वाले समर्थकों का एक प्रमुख बिंदु है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इसके बाद से चौथा प्रश्न कहता है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 है शक्ति सिद्धांत, तीसरा है पैतृक सिद्धांत, चौथा है विकासवादी सिद्धांत। तो इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत माना गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है। ऑप्शन नंबर ए है समाजवाद, ऑप्शन नंबर 2 है बहुलवाद, तीसरा है व्यक्तिवाद और चौथा है उदारवाद। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात बहुलवाद एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोध करता है। इसके बाद से छठवां प्रश्न है कि निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। पहला ऑप्शन है शक्ति सिद्धांत से, दूसरा है दैवी सिद्धांत से, तीसरा है सामाजिक समझौता के सिद्धांत से और चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी से नहीं। तो राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता का सिद्धांत जनता की इच्छा से हुई है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से सातवां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। सातवां प्रश्न है ऑप्शन नंबर पहला है हाब्स, दूसरा है स्पेंसर, तीसरा है मैकाइवर और चौथा है डुगवी। तो कुछ विद्वानों ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है और उन कुछ तत्वों में कुछ विद्वानों में प्रमुख विद्वान हैं डुगवी, सीले, बिलोबी एवं सीमोन। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अर्थात डुगवी राज्य के प्रमुख तत्वों में से भूमि को एक तत्व नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आठवां प्रश्न है लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में अथवा चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि संसद में। तो लोकप्रिय जो संप्रभुता है वह जनता में निहित होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व होता है। ऑप्शन नंबर 1 है भूभाग, दूसरा है जनता, तीसरा है सर्वोच्च सत्ता अर्थात जिसको हम संप्रभुता कहते हैं और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीयता। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार किसी राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जिसमें से सबसे पहला तत्व है आपका जनसंख्या, दूसरा होता है आपका भूभाग, तीसरा होता है सरकार और चौथा होता है संप्रभुता। जिसमें से संप्रभुता राज्य की अति आवश्यक तत्व होता है। इसे ही राज्य का आध्यात्मिक तत्व भी कहा जाता है, राज्य का आत्मा भी कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
10वां प्रश्न कहता है कि उदारवाद किसका हित चाहता है? अभिजात वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का अथवा सबका? तो उदारवाद मुख्य रूप से धनवानों का हित चाहता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद से 11वां प्रश्न कहता है कि फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल से श्रेष्ठ है। दूसरा है कि दल राज्य से श्रेष्ठ है। तीसरा ऑप्शन है राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है कि राज्य और दल एक ही है। तो फांसीवाद दल की तुलना में राज्य को महत्वपूर्ण मानता है और इसका मानना यह है कि राज्य सर्वशक्तिशाली संगठन होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अर्थात फांसीवाद राज्य दल से श्रेष्ठ है में विश्वास करता है। इसके बाद से अगला प्रश्न, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है लोकतंत्र, बी दिया हुआ है अधिनायक तंत्र, तीसरा दिया हुआ है राजतंत्र और चौथा दिया हुआ है वर्गतंत्र। तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है जो अधिनायक तंत्र में नहीं पाई जाती है, जैसे जनता की इच्छा सर्वोच्च है, जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार, उत्तरदायी सरकार अथवा निष्पक्ष न्यायपालिका तथा विधि का शासन, भाषण की स्वतंत्रता इत्यादि। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात भाषण की स्वतंत्रता लोकतंत्र की शासन के लिए आवश्यक होता है। 13वां प्रश्न कहता है कि सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया था? हाब्स, हेगल, रूसो अथवा महात्मा गांधी ने? तो सामान्य इच्छा का प्रतिपादन रूसो के द्वारा किया गया था, अर्थात तीसरा इसका जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। 14वां प्रश्न कहता है कि कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला है बेंथम, दूसरा है कोल, तीसरा है प्लेटो और चौथा दिया हुआ है अरस्तु। तो इस प्रकार से कार्य विशेषीकरण का जो सिद्धांत है वह प्लेटो के द्वारा दिया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा भी इसका भी सही है। फिर 15वां प्रश्न कहता है कि लेवियाथन के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो हाब्स का जो प्रमुख रचना थी वह लेवियाथन थी। हाब्स का समय इंग्लैंड के इतिहास में अत्यंत आवेशपूर्ण घटना चक्र काल था और 1649 ईस्वी में राजतंत्र की जगह गणतंत्र की स्थापना हुई थी और 11 वर्ष बाद पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई थी। हाब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में शक्तिशाली सरकार की चर्चा की है। तो इस प्रकार से लेवियाथन के जो लेखक हैं वह हाब्स महोदय हैं। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद से 16वां प्रश्न कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गणतंत्रीय संघीय अध्यक्षात्मक, बी ऑप्शन है गणतंत्री एकात्मक संसदीय, तीसरा है गणतंत्री संघीय संसदीय और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि गणतंत्री एकात्मक अध्यक्षात्मक। तो इस तरह से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो स्वरूप है वह गणतंत्रीय संघीय और संसदीय, अर्थात ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वह बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? अगर आप केंद्र राज्य संबंध पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर भली बात आप दे सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है राजमन्नार समिति रिपोर्ट, दूसरा है करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट और तीसरा है पाल एफएलवी रिपोर्ट और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। तो केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा मार्च 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था और इसी के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए थे, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका जो है कि चौथा आंसर सही है। 18वां प्रश्न कहता है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मंत्रिमंडल मिशन, दूसरा दिया हुआ है बेवल योजना, तीसरा है राजगोपालाचारी योजना और चौथा दिया हुआ है शिमला सम्मेलन। तो इसमें आपको बताना है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो भारत में संविधान सभा का निर्माण मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
ऑप्शन नंबर 1 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दूसरा है जीवन का अधिकार, तीसरा है समानता का अधिकार और चौथा दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे दूसरा अर्थात जीवन का अधिकार, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात आपातकाल के दौरान सभी के सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, लेकिन जो जीवन का अधिकार है वह निलंबित नहीं होता है। इसके बाद से 20वां प्रश्न है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के विषय में क्या सत्य है। पहला ऑप्शन है ए न्याय योग्य नहीं है, दूसरा है ये न्याय योग्य है, तीसरा है दोनों और चौथा दिया हुआ है कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल सही आंसर है। 21वां प्रश्न कहता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर है सभापति राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 2 है अध्यक्ष लोकसभा, ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रपति और चौथा है विरोधी दल का नेता। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संबोधित किया जाता है। कभी भी संसद के संयुक्त अधिवेशन को भारत का राष्ट्रपति ही संबोधित करता है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को 2 स्थितियों में संबोधित करता है। पहला स्थिति होती है प्रत्येक वर्ष बजट सत्र के आरंभ में, क्योंकि भारत में संसद के सत्र की शुरुआत प्रत्येक वर्ष बजट सत्र से ही होती है। तो इस तरह से जब सत्र की शुरुआत होती है उस दौरान भी राष्ट्रपति जो है कि दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। और दूसरा कंडीशन होता है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक की आरंभ में राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से 22वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बीपी सिंह, दूसरा है चंद्रशेखर, तीसरा दिया हुआ है मोरारजी देसाई और चौथा दिया हुआ है चरण सिंह। तो इस तरह से प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद से 23वां प्रश्न कहता है कि संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय गृह मंत्री, दूसरा है संसद, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा दिया हुआ है प्रधानमंत्री। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 316 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला है 1 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार, चौथा है 4 बार। तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए। इसके बाद से अगला प्रश्न है 25वां कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। पहला ऑप्शन है 78 बी में, दूसरा है 75 1 में, तीसरा ऑप्शन है 78 ए में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 ए में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद से 26वां प्रश्न कहता है कि राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है, कौन कराता है, मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव अधिकारी और तीसरा दिया हुआ है गवर्नर और चौथा दिया हुआ है मुख्य सचिव। तो इसमें राज्य विधानसभा का जो चुनाव है वह मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद के और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराना तथा उन सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एवं आयोग में निहित होगा और यह मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाता है और निर्वाचन आयोग ही इसको संपन्न कराता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न कहता है कि किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जिलाधीश, उसके बाद से दूसरा ऑप्शन है पुलिस कप्तान, तीसरा है राज्य के गृह मंत्री और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मुख्यमंत्री। तो किसी भी
जिले में मुख्य रूप से पुलिस बल शांति व्यवस्था जो कायम करने का कार्य होता है वह जिलाधीश के देख रेख में किया जाता है। जिलाधीश जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश ही उत्तरदायी होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था। किसका सुझाव था? के संथानम समिति का, दूसरा है बलवंत राय मेहता समिति का, तीसरा है अशोक मेहता समिति का और चौथा दिया हुआ है संविधान प्रारूप समिति का। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का जो प्रमुख सुझाव था वह अशोक मेहता समिति का था, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद से 29वां प्रश्न है कि दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है क्या होता है? जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उनका उद्देश्य वास्तव में क्या है? इसमें दिया है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, दूसरा है भौतिक विकास के लिए कार्य करना, तीसरा है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना और चौथा है धर्म की रक्षा करना। तो इस तरह से दबाव समूह का मुख्य कार्य जो होता है अपने सदस्यों के हितों की विकसित करना। जैसे ही उनके सदस्यों के हितों की पूर्ति हो जाती है वैसे दबाव समूह शिथिल हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वह बिल्कुल सही आंसर है। 30वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एक दल प्रधानता, दूसरा है दल रहित, तीसरा है बहुदलीय और चौथा दिया हुआ है द्विदलीय। तो किसी भी देश में लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त द्विदलीय प्रणाली होती है, क्योंकि यदि बहुत अधिक दल होगा तो भी लोकतंत्र सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाएगा, या फिर अगर एक ही राजनीतिक दल होगा तो भी लोकतंत्र का कोई जो है कि मतलब नहीं होगा। इस प्रकार से स्थायित्व प्रदान करने के लिए लोकतंत्र में द्विदलीय प्रणाली का होना महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद से 31वां प्रश्न कहता है निम्न में से किसे दबाव समूह माना जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तीसरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और चौथा दिया हुआ है भारत सेवक समाज। तो इसमें मुख्य रूप से जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस एक प्रमुख रूप से दबाव समूह होता है, क्योंकि इसके अलावा जो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और भारत सेवक समाज है, यह प्रेशर ग्रुप नहीं होते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारत सेवा समाज सामाजिक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सहयोगी संगठन है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न कहता है कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता है। यह विचार किसके दिया था? ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है केटी शाह और चौथा ऑप्शन दिया है दामोदर स्वरूप सेठ के। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात यह विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। इसके बाद से 33वां प्रश्न है कि स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार होता है, किसने कहा था? वुड्रो विल्सन ने, लॉर्ड कर्जन ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने अथवा चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बर्ट्रैंड रसेल ने। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि पहला है वुड्रो विल्सन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात वुड्रो विल्सन ने ही कहा था स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार होता है। इसके बाद से अगला प्रश्न राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा है? अर्थात ऑप्शन नंबर पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा है जे.एस. मिल और चौथा ऑप्शन है मैकियावेली। तो राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, यह कथन मुख्य रूप से रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। इसके बाद से अगला प्रश्न है मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रीय सरकार, तीसरा ऑप्शन है नगर निगम की और चौथा ऑप्शन है सरकारी उद्योग की।
तो जो ये प्रश्न कहता है कि मुख्य लेखा अधिकारी निम्न में से किसके आय व्यय की जांच नहीं करता है, आपको ध्यान देना है, अर्थात नकारात्मक प्रश्न पूछ रहा है। तो इसके अनुसार मुख्य लेखा अधिकारी राज्य एवं केंद्र सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के आय व्यय की जांच करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा है वह बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात मुख्य लेखा अधिकारी नगर निगम की जांच नहीं करता है। इसके बाद से 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है स्थायित्व, दूसरा है तटस्थ, तीसरा दिया हुआ है अक्षमता और चौथा दिया हुआ है गोपनीयता। तो नौकरशाही शब्द का जो प्रतिपादन है विसेंट डी गार्नी ने किया था और नौकरशाही की प्रथम व्यवस्थित व्याख्या मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था, और इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 है, अर्थात नौकरशाही की अक्षमता विशेषता नहीं है। इसके बाद से अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है श्रीलंका। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है अर्थात राजस्थान राज्य नहीं है। मानव समाज के किसी समुदाय को राज्य कहलाने के लिए उनमें 4 तत्वों का होना आवश्यक होता है। जो राज्य के 4 तत्व हैं जनसंख्या, निश्चित भूभाग, प्रभुसत्ता और सरकार। तो राजनीति शास्त्र में राज्य का अर्थ संघ राज्य से होता है। भारत संघ राज्य है, राजस्थान उसके अंतर्गत निहित होता है, अर्थात संप्रभुता भारत में निहित होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, लंदन में और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हेग में। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है, अर्थात चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर 1 है 4 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 10 वर्ष और चौथा दिया हुआ है 12 वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक अंग उसका प्रमुख सचिवालय होता है और सचिवालय में महासचिव तथा अन्य कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं। महासचिव संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और इस महासचिव का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला 40वां प्रश्न कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? ऑप्शन नंबर 1 है सुभाष चंद्र बोस ने, दूसरा है रास बिहारी बोस ने, तीसरा है जयप्रकाश नारायण ने और चौथा ऑप्शन है M.N. राय ने। तो 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था और अगस्त 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। तो इस तरह से आंसर आपका पहला जो है वह बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इस तरह से आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर से अगले क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए।